नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आपके लिए जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज लूसेंट सामान्य ज्ञान चलाया जा रहा था, जिसके तहत बीपीएससी ग्रुप डी आने वाले आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही खास होने वाली है। इस बुक को हम लोग जो है एक बेहतरीन तरीके से आपके क्लास में भी जो पेड क्लास चलते हैं वहाँ पर भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ आपको इसका रिकॉर्डिंग भी दिया जा रहा है। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करें जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रहेगा। इससे पहले आपका भारत का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल है, ये ऑलरेडी समाप्त होने पर है। साथ ही साथ बायोलॉजी समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय आपको बहुत सारी पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आपको समझ में नहीं आता है या फिर समझने लायक नहीं होता है या फिर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो इस क्लास में जो इस बुक में हम पढ़ेंगे वो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। बहुत सारे पॉइंट हम इसमें छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे। आप लोग बस जो काम का रहेगा उसको अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर अभी जो बताएंगे उसमें याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई किसी तरह के कमेंट करके ये नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ के बताए या फिर खाली मेन मेन पॉइंट बताए। मेरा मकसद सिर्फ हुआ है कि मेन मेन पॉइंट बता करके आपका टाइम कम में आपको ज़्यादा कुछ दे देना, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, हम वही सारा कुछ करा देंगे जो हम आपके हमारे एग्ज़ाम के लिए होता है। बाकी ये उम्मीद करेंगे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा और विश्वास रहेगा कि आप लोग कमेंट करके आप बताएंगे, अपना सुझाव ज़रूर देंगे। आइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पीडीएफ जो है आपका नए वाला बुक का ग्रुप में डाला हुआ है। जिनके पास बुक नया वाला नहीं होगा वो पीडीएफ देखिएगा, उसमें आपको कुछ कुछ नया दिखेगा। बाकी ये सब जो है टाइम पास वाला सब्जेक्ट है। फिर भी आइए टाइम पास को थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना देते हैं। जितना संभव होगा उतना हम करा देंगे और जहाँ जहाँ पर बोलेंगे याद करने वाला है उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। आज से आप लोग पेन चलाना शुरू कर लीजिए चैप्टर में, तब ये काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग चीज होता है। आखिर होता क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। देखिए क्या कहता है कि जब अर्थशास्त्र की बात हम करते हैं तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की जो आर्थिक गतिविधि होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो है हम बहुत सारा पॉइंट जो आपको बताएंगे किताब से हट करके हम डायरेक्टली अपना लैंग्वेज में बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग खाली सुनिएगा, किताब में बहुत सारा जो है लैंग्वेज मिले ना मिले आपको सुनना काम है। क्या कि किताब के अनुसार चलेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। और इकोनॉमिक्स उतना खास कुछ ये शुरू के एक दो चैप्टर है नहीं, फिर भी हाँ। तो देखिए हम कह रहे थे कि अर्थशास्त्र, पहले तो कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हम समझते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब वो होता है कि जब भी हम किसी मानव की जो आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है जहाँ पर धन दौलत पैसा की बात आता है वह, तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर जो मानव की जो संपन्न सारी गतिविधियां जो कि आर्थिक लाभ से संबंधित होता है, आर्थिक रूप से होता है, वैसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। जबकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंतर्गत हमको किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष स्थान, किसी विशेष देश, किसी विशेष राज्यों के बारे में चर्चा करना होता है। क्लियर है। यानी कि अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, यानी कि एक पर्सनल एक कंट्री का नाम डिनोट किए हम कि भारत, अगर हम बोलें कि अर्थव्यवस्था खराब है, अरे भैया केकर अर्थव्यवस्था खराब है ये तो बता, मेरा, उसका, इसका, फलाना का, ढेकाना का, किसका। ये अपूर्ण शब्द है। खाली हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था खराब है तो एक अपूर्ण शब्द है। उसमें हम कह दें कि मेरा अर्थव्यवस्था खराब है, यानी कि पर्सनल, यहाँ पर एक परफेक्ट व्यक्ति का नाम आया जिसके बारे में कहा गया, यानी कि किसी विशेष नाम के साथ उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था का यहाँ पर नीचे में आपको एक परिभाषा दिया। क्या कहता है कि न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग आपका नीचे बॉक्स में दिया हुआ है।
एक निचली आय वाला, फिर उसके नीचा और मध्य वाला, फिर उच्च मध्य वाला, फिर उच्च आय वाला। यहाँ पर उसके राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, जो $995 से कम है उसको नीची आय कहते हैं। 996 से 3895, 3895 तक के रहता है उसको नीची मध्य कहते हैं। 3896 से 12055 जो रहता है उच्च मध्य कहलाता है, और 12055 या इससे अधिक उच्च आय कहलाता है। इस सबसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी कभी पूछ ले तो याद रखेगा। और ये जो है 1 जुलाई 2018 का वर्गीकरण है उस समय के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। अब हम इसके लिए किताब में ना पढ़ेंगे, आप लोग किताब में ना खोजिएगा, मिलेगा किताबे वाला, मगर किताब में ना खोजिएगा, हम डायरेक्टली एक बार में बता देते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भाग में हम बांट रहे हैं, कौन कौन सा? एक पूंजीवादी, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि जिसको बेचने के लिए कीमत ये सब जो तय करता है ना, वो कीमत कौन तय करेगा? तो वो कीमत तय करता है बाजार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है, अगर आप अपने किताब में भी देखेंगे तो कहता है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, ये सब कितना पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी कि सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति, अगर हम अपनी भाषा में समझें कि किसी एक खास व्यक्ति ही सब कुछ तय कर दे, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आप लोगों के पास पेन पेंसिल है तो ये 2-4 वो एग्जाम्पल बताते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, उसको लिख लीजिएगा। नाम कंट्री जहाँ जहाँ पर पूंजीवादी है उसके बारे में बताना चाहेंगे, लिखिएगा। एक जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा सिंगापुर और चौथा चीन। जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन, ये सभी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भाग आता है। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। नोट कहता है कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत माना जाता है। ये आपका हमेशा पूछा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ का। अब आइए दूसरा जो है वह है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहले हम समझते हैं राज्य अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या। तो राज्य अर्थव्यवस्था वैसा होता है जिसका उत्पादन, आपूर्ति, कीमत ये सभी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगा। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी चीज़ें, चाहे उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कौन करेगा, बाजार में उसकी कीमत कितना होगा, ये सभी अगर सरकार तय करना शुरू कर दे, वैसी अर्थव्यवस्था को हम राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी ही अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और गैर बाजारी मतलब बाजार से कोई मतलब नहीं वाला भी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहता है कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। तो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा समझिएगा। आपको याद करना क्या है यहाँ पर कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था वो समाजवादी है, 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी थी, वर्तमान में समाजवादी है। देखिए क्या कहता है कि जो समाजवादी, समाज का मतलब होता है सब कोई, सब कोई का मतलब अगर देखा जाए तो सब कोई के लिए काम कौन करता है? सरकार करता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक नियंत्रण की अगर बात किया जाता है तो उसमें सरकार की भूमिका होती है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर जो नियंत्रण होता है सरकार का होता है, और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन होता है। यानी कि काम, पैसा, सब कुछ जो है वो सरकार के अंतर्गत आता है, उसे हम साम्यवादी कहते हैं। क्या कहना चाहे हम कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ उत्पादन के लिए होता है उसका सामूहिक नियंत्रण की बात जो है वो सरकार की होती है, जबकि साम्यवादी में सभी संपत्तियों पर, साम्यवादी हमारा सभी संपत्ति, चाइना में जो है किसी खास व्यक्ति का कोई संपत्ति नहीं है, सरकार जब मन करता है जब उठा लेता है, ठीक है, ऐसा।
तो पूरी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन होता है। यानी कि कोई भी काम आप कीजिए, वहाँ का कोई भी जो संसाधन है वो सब के सब सरकार के अधीन है। वहाँ पर कोई भी आदमी का कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोग एक सुने होंगे, कौन सा, अलीबाबा, अलीबाबा करके जो है ना, क्या नाम था, कम्युनिकेशन 91 के संस्थापक हैं। और उसका अलीबाबा का पूरा कंपनी जो है, चाइना क्या किया कि उसको अपने अंडर में ले लिया, यानी कि अलीबाबा को लुप्त कर दिया। लुप्त कर देने का मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी कंपनी जो अलीबाबा था, वो अलीबाबा की कंपनी जो है आके चल गया किसके पास, चीन के सरकार के पास। जबकि पूरी कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड राज करता है, फिर भी चाइना उसको चाहा तो उसको पूरा अंदर कर लिया, उसकी पूरी संपत्ति उसका हो गया, चाइना गवर्नमेंट का। अलीबाबा का कुछ भी नहीं है, एक तरह से कहे तो अलीबाबा का कुछ नहीं। वही अपने यहाँ क्या है, अंबानी का अलग संपत्ति है, अडानी का अलग संपत्ति है, बिरला का अलग है, तो टाटा का अलग है। इसको सरकार चाहेगा तो दोनों की रजामंदी से ले सकता है। अडानी की पूरी संपत्ति को लेने के लिए दोनों के बीच में सहमति बनेगी तब। जबकि जो अली बाबा का संपत्ति था, अली बाबा की ना संपत्ति होते हुए भी उसको गायब करके उसका पूरा संपत्ति रख लिया चाइना। तो ये अंतर है हमारा पूंजीवादी, समाजवादी और अर्थव्यवस्था के साम्यवादी के अंतर्गत। यानी कि समाजवादी और साम्यवादी में अंतर यही होता है। आपकी पूरी संपत्ति को अगर कोई जबरदस्ती ले ले, वो साम्यवादी, यानी कि आप वहाँ हैं, उसकी जब तक मर्जी है तब तक आपका है, जब चाहे तब ले ले, वो साम्यवादी। आपका संपत्ति है, अगर कोई लेना भी चाहे तो आपकी सहमति से ले, वो समाजवादी है। बात समझ में आ गया? अपनी भाषा में इसको याद रखिए। नोट क्या कहता है यहाँ पर कि पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में बोलेस्विक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। किसका? तो राज्य अर्थव्यवस्था का। और ये पूछा जाता है कि राज्य अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को याद रखिएगा। और ये जो है आपका चीन में 1949 में दिखाई दी। तीसरा आइए, तीसरा जो है वो क्या है कि हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब वही हो गया जहाँ पर पूंजीवादी और राज्य यानी कि समाजवादी मिलकर के काम करेगा, उसको हम मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं। और भारत का जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का जहाँ पर अस्तित्व एक साथ काम करे उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इसमें शायद पाकिस्तान और श्रीलंका ना दिया होगा, लिख लीजिएगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों चलता है। वर्तमान समय में देखा जाता तो ज़्यादा पब्लिक से ज़्यादा प्राइवेट है चल रहा है जी। आगे ये कहता है नोट। नोट में क्या है कि केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा ना, समाजवादी बढ़ो पूंजीवादी की ओर। तो दोनों कथन खाली याद रखिएगा। केन्स का क्या है, पूंजीवादी, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट वाला बढ़ो सरकार की ओर। जबकि लॉन्च जो था वो कहा कि ना, सरकार बढ़ो पूंजीवादी की ओर। अपना जो अभी गवर्नमेंट है वही कर रहा है, सरकार जो है पूंजीवादी की ओर जा रहा है। ठीक ना? तो कौन सा नियम लागू हो रहा है? लॉन्च का नियम। प्रोफेसर लॉन्च का नियम, सबके लॉज में बैठा करके या गवर्नमेंट लॉन्च का नियम लगा रहा है ना, याद रह जाएगा जी। लॉज मतलब लॉज में कौन रहता है? लड़का नहीं ना, सब रहता है बेरोजगार, सब लड़का बेरोजगार लॉज में पड़ा हुआ है। यहाँ ही लॉन्च का नियम लगा के समाजवादी को पूंजीवादी में पहुंचा दिया। याद रख लीजिएगा इसको। अब देखिए ये वो कहता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद मतलब वो जहाँ न तो आइबो न जाइबो। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? न आएंगे न जाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। वो तो मोदी जी के भाषण है। न आएंगे न जाएंगे, न लाएंगे न ले जाने देंगे। ठीक ना? तो इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ पर निर्यात और आयात दोनों बंद हो। और ऐसा अर्थव्यवस्था जानते कहाँ है? ये वो देश है, लगभग वहाँ 80 से 90% जो है वो बंद ही है। तो बताइएगा गेस कर। हाँ, उत्तर कोरिया, तानाशाह। जो उत्तर कोरिया है वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है, वो कुछ न लेता है न देता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे व्यापार करता है, मतलब 80 to 90% जो है वो अपने अंदर ही, जितना कमाओ जितना खाओ अंदर ही खाओ।
ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, अभी सब हम ना पढ़ाएंगे, यहाँ पर सीधा ये प्राथमिक क्षेत्र पर किताब में कुछ दे और से हमारा ना मतलब है। प्राथमिक क्षेत्र पर आइए। प्राथमिक क्षेत्र का कुछ नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है? पहली बात कि प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो कि हमारे पर्यावरण पर आधारित होगा, यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित होगा, जीव जंतुओं से संबंधित होगा, पशु पक्षियों से संबंधित होगा। एकदम लोकल भाषा में अपने तरीका से याद रखें, या बाकी आप लोग को याद होगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा? यानी कि सीधा सीधा प्राकृतिक। प्राकृतिक में हमारा पर्यावरण आता है, जंगल आता है, वन आता है, जीव जंतु आता है, पशु पक्षी आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है। सबसे संबंधित जो भी क्षेत्र आएगा वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र आता है। याद रखने वाला जो खाली हमारा बात है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। रेड कॉलर, लाल कॉलर जो होगा वो नौकरी क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। काहे कि सबसे ज़्यादा लोग काम कहाँ करता है? खेत में करता है, और खेत में काम करे वाला के सबसे ज़्यादा खून पसीना बहता है, और खून पसीना ज़्यादा बहेगा तो उजला शर्ट भी लाल हो जाएगा, और जो लाल है वो तो लाल रहबे करेगा। यानी कि रेड कॉलर किसका रहेगा? खेत में काम करे वाला के, यानी कि रेड कॉलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र का है। बात समझ में रहेगा? अब नहीं भुलाइएगा कि रेड कॉलर किसका होता है। क्या क्या अभी रेड कॉलर आएगा, ब्लू कॉलर आएगा, वाइट कॉलर आएगा, ऐसा ऐसा 3-4 गो कॉलर आएगा। तो हम रेड कॉलर बता दिए। खून पसीना सबसे ज़्यादा कौन बहाता है? खेती करे वाला बहाता है, पशु चरावे वाला बहाता है, मगर वरा मिलता कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा घाटा में वही रहता है, प्राथमिक क्षेत्र वाला। तो रेड कॉलर किसका रहेगा? कपड़ा का, प्राथमिक क्षेत्र का। दूसरा आइए, दूसरा क्षेत्र क्या होगा? जैसे कि प्राथमिक वाला जो उत्पाद होगा उससे हम जो नया उत्पादन करेंगे उसको हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र के उत्पाद जो कच्चा माल होता है उसके उपयोग करके हम जो कुछ करेंगे वह हमारा उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो हमारा आ जाएगा कौची, तो बिजली, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, लौह इस्पात आ जाएगा, वस्त्र उद्योग आ जाएगा, वाहन आ जाएगा, ये सभी आता है द्वितीयक क्षेत्र में। अब यहाँ से याद रखने वाली बात देखिए, द्वितीयक क्षेत्र में देखिएगा लिखा होगा कि इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, मतलब निर्माण की बात की जाती है। ठीक है, और क्या कहता है कि विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य जन उपयोगी सेवाएं जो होती है ये द्वितीयक क्षेत्र में होता है, और निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य करता है, और इसी कारण जो है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पूछा जाएगा कि जो दूसरा क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल व श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, और जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से श्रम जो संलग्न होता है उसे ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। अब समझिए, बोला क्या कि जो कुशल श्रमिक रहेगा, मतलब एकदम परफेक्ट वाला, जिसको कुछ तो और कुछ बोलता भी है, स्किल है। हाँ, स्किल जो रहेगा वो कैसा होता है? वाइट कॉलर जॉब। देखते हैं एकदम जो पढ़ा लिखा है एकदम बढ़िया से डेवलप रहता है, एकदम उजला का शर्ट और नीचे काला पैंट पहन करके जाता है, एकदम मस्त ब्लू वाइट कॉलर लेकर के, है ना? तो वहाँ से वाइट कॉलर जॉब आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। और क्या कहा कि जो उत्पादन प्रक्रिया में, समझिएगा दो चीज यहाँ पर है। पहला ये कि जो प्राथमिक क्षेत्र से लाने के बाद जो हमारा जो प्राइमरी जो कुछ भी है वो अगर द्वितीयक में विनिर्माण यानी कि निर्माण का कार्य कर रहा है, तो निर्माण करेला जो भी कोई जाएगा काम करने, वो कंपनी क्या कहता है? एकदम वेल ड्रेस्ड, एकदम दाढ़ी उड़ी एकदम वेल मेंटेन हो, है ना? तो एकदम बढ़िया उजला ड्रेस पहन करके जाएगा, उजला और ब्लैक वाला। तो व्हाइट कॉलर होगा कुशल श्रमिक जो स्किल रहेगा। जबकि ये वो होता है जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि उत्पादन प्रक्रिया में, मतलब वहाँ जो काम करे वाला होता है ना, आप लोग कोई प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में जाइएगा जहाँ पर ये सब का उत्पादन होता है लोहा वगैरह का, वहाँ पर देखिएगा वो ड्रेस कोड चलता है। वो ड्रेस कोड ज़्यादातर जो रहता है ना ब्लू ड्रेस रहता है, ऊपर में ब्लू नीचे में ब्लैक या कोई भी पैंट दे देता है। नॉर्मली आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे अधिकांश जॉब करने वाला को देखिएगा तो वैसने रहता है, ब्लू का ड्रेस दे देता है। और वो भी नहीं तो आप ITI ये सब वगैरह कीजिए, ITI का ड्रेस भी जो देता है ज़्यादातर ब्लू देता है। अगर वो भी ना याद रहता तो अपना प्राइमरी स्कूल का बच्चा सबके ड्रेस देख लीजिए, जो 5वां 6ठा तक के बच्चा पढ़ता है उसका ड्रेस देख लीजिए, वो भी क्या है? ब्लू रहता है।
तो वो ब्लू इसलिए है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जब हम उत्पादन कर रहे हैं किसी वस्तु को, वहाँ पर आपकी सहभागिता जो है उसके लिए ब्लू कॉलर। तो 3 गो कॉलर आ गया। रेड किसके पास? किसान के पास। ब्लू और वाइट किसके पास? दूसरका के पास। ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरा क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र कहता है कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा व्यापार है, होटल, परिवहन, भंडारण, संचारण, प्रसारण, ये सभी, मतलब पहल का दूसर का छोड़ करके जितना भी आ जाता है ना, वो सब आता है तीसरा क्षेत्र में, यानी कि रहीसी वाला काम। जितना रहीस बैठ के जो एसी में काम करता है ना, उसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्र। बीमा है, बीमा करे वाला सब एसी में बैठा रहता है, जिसकी कोई बीमा नहीं, उसको LIC कहते हैं। बैंकिंग हो गया, बैंक वाला सब नवाब रहबे करता है। डॉक्टर सब के तो पते जानबे करते हैं। टीचर सब रहता है अटपटा सा, फिर भी रहता ही है पंखा में बैठा। पर्यटन वाला घूमे ला जेबे कीजिएगा, एकदम मस्त घूमते रहिए। तो ये सब कहाँ आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम तीसरा क्षेत्र कहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का ही सहभागिता होता है GNP में। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम GNP कहते हैं, GDP नहीं कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, GDP को डोमेस्टिक कहते हैं। तो ये आपका था तृतीय क्षेत्र। और क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, मतलब कमाई वाला ज़्यादा, काम ज़्यादा करो और उसका जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा। ज़्यादा कमाओ नहीं, ज़्यादा काम करो कम कमाओ, वैसा वाला है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? श्रम में आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, वैसा वाला। तो ये हो गया आपका श्रम में आधिक्य। अब आगे आइए, अगला पेज पे क्या कहता है? अगला पेज है दूसरा चैप्टर है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है जो जल्दी से बताइएगा। नींद ना जा जाए तो सो जाइएगा। किसी को कोई दिक्कत? सही बता रहे हैं। चलिए, हाँ, तो हम सही बताते तो बड़ा जोर से नींद आता है, तो सोत ना जाइएगा। आप लोग को पता है एगो एगो सीक्रेट बात बताते हैं। मेरा घरवा के सामने ना, मेरे घर के सामने एगो रेंटर रहते हैं, मतलब दूसरा वाला बिल्डिंग में। ठीक है, तो वो बिल्डिंगवा में भी एगो लड़का है जो तैयारी करे वाला है। ठीक है, और हम इतना जोर से बोलते हैं कि 2-4 गो घर आराम से सुनता है। और उनको देखते हैं गजी, वो भी बगल में लेके बैठे रहते हैं किताब। कंपनी मिल गई। नहीं, हम 2-3 दिन से हम 2-3 दिन से गैस कर रहे थे। ठीक है, हमको लगा कि इधर पर एकदम जो दीवार है ना, खिड़की है सामने सामने एकदम खिड़की है। देखिए दिखाते हैं, देखिएगा ये सामने जो दिख रहा है वो इस ये सामने किचन है, और इन्हें देखिए ये वाला जो खिड़की दिख रहा है, इसके पीछे में वो रहते हैं। इसके इसके फ्री क्लास मिल गया सर बिना खोजे हुए, तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। तो वो जो इधर जो दूसरा खिड़की दिखा है ना, वो खिड़किया पे वो बैठे रहते हैं। हम 2-3 बार देखे। ठीक है, देखे कि बगलवा में इतना सट के काहे बैठे रहते हैं। फिर 1-2 दिन थोड़ा गौर फरमाए तो देखते अच्छा हाथ में लूसेंट रहता है और अंडरलाइन सुनते रहते हैं। अच्छा, सोचिए इतना जोर से चिल्लाते हैं। आप इतना आप फोकस इतना क्यों कर रहे हैं? कैसे? लड़का ही है या कोई और? नहीं, लड़का है, हाँ? नहीं, लड़का है जी। कंफर्म है ना सर? देखिएगा। हाँ जी, कन्फर्म है एकदम। आँख अभी हमारे एकदम 6x6 है। तो वो खा दीजिए, हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ, रुकिए दिखाते हैं। अब दिखेगा तो नहीं, फिर खिड़की ये वाला देखिए ना, सामने वाला खिड़की दिख रहा है, वो बंद है। एगो उधर खुला है। देखिए उधर दिख रहा होगा वो जो कपड़ा टंगा हुआ है। देखिए ना सर।
सीक्रेट था ना। सीक्रेट है ना जी। अब वो जो सामने दिख रहा है वो वाला वो किचन है, वो वाला किचन है। हाँ तो रहते हैं, फैमिली वाले हैं, उनकी मम्मी है, एक शायद भाभी सर है। आप अपना स्टडी रूम तो दिखा दें सर। मेरा स्टडी रूम में कुछ नहीं, यही है बस, यही है, यही एक टेबल है बस, कुछ नहीं, अच्छा अच्छा, इतना ही है, थैंक यू। बाकी और कुछ नहीं। इधर किताब है 2-4 गो, और कुछ नहीं। बाकी तो ऐसे है नॉर्मली, जो जैसे सबका रहता है उतना ही है, यही है इतना, और कुछ नहीं। इतना में सारा कुछ छुपा हुआ है, जो है जो इतने। अब देखिए दूसरा नंबर चैप्टर पे आइएगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इसमें भी कुछ नहीं, पहले जितना बताते हैं उतना समझिएगा। पहला है आर्थिक समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि से ये होता है कि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय से संबंध रखता हो। मतलब एक निश्चित समय में कोई भी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक आय होती है ना, वो हमारा आर्थिक समृद्धि कहलाता है। मतलब ये है कि मान लिया जाए आपके पास हमने एक टारगेट दिया कि आपको पूरे 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना है। अब 1 लाख रुपया कमाना है तो उसको 1 लाख कमाते कमाते आपका मान लीजिए 20,000 रुपया खर्चा कर बैठे। आखिरी जब समय आया, हम जब आखिरी में दिसंबर के आखिरी दिन में हम पूछे कि अब लाओ 1 लाख रुपया में तुम्हारे पास कितना बचा है, आप कहिएगा कि मेरे पास 70,000 ही है। तो हमारा जो आर्थिक जो समृद्धि है वो 70,000 है। हमने कितना आपको टारगेट दिया और आपने कितना कमाया उससे हमको मतलब न है। क्या समझे? यानी कि आर्थिक समृद्धि उसको कहेंगे एक निश्चित समय के अंतराल में, एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय। रियल में आपके पास कितना बचा, आप वो 30,000 खाने में खर्चा किए, रेंट में खर्चा किए, आने जाने में, घूमने में, किस में खर्चा किए, उससे हमको मतलब नहीं है। आपके पास जो फाइनल बचा हुआ है वही हमारा आर्थिक समृद्धि होता है। देखिए क्या कहता है कि सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यानी कि ये 3 पॉइंट अब आपको याद रखना है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। यानी पूछेगा आपसे कि आर्थिक समृद्धि में कौन कौन शामिल है, तब हमारा जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है, ये तीनों हमारा आर्थिक समृद्धि में शामिल होता है। यानी कि कहता है कि आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम, शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा के प्रसार के साथ आता है। हम एक लाइन में आपको पहले ही समझा दिए कि जितना आप कमाए उससे हमको मतलब न है, आखिरी में आप जितना बचाए उससे हमको मतलब है, वही आपका आर्थिक समृद्धि है। तो वही यहाँ पर कह दिया कि इसमें आपका जीएनपी, जीडीपी, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में अब आपको याद रखने के लिए बता दें तो अब आपको क्या करना है कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम शामिल होता है। आर्थिक समृद्धि के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होता है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि 2022 में तुम 50,000 रुपया कमाया है, अब 2023 में आकर के तुमको 1 लाख रुपया कमाना है, तो जितना आप कमा लीजिएगा 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, वही आपका क्या है, वृद्धि है। यानी कि आर्थिक समृद्धि हमारा वृद्धि को भी दर्शाता है। नहीं कहते हैं कि ये एकदम समृद्ध परिवार है। समृद्ध परिवार का क्या मतलब हो गया? ऐसा तो नहीं कि पैदा होले तो जाइए समृद्ध होते, और पास कुछ ना कुछ कंगाले होकर के आया होगा, उसका परिवार भी अगर होगा तो कितना होगा, तो कंगाले होगा। अब वो कितना आकर के बढ़ाया, वो जैसे कि नॉर्मली देखे हुए एग्जाम्पल देते हैं आर्थिक समृद्धि के। हाँ हूँ ना में आंसर दीजिएगा। अमिताभ बच्चन को जानते हैं? एकदम जानते हैं सर। एकदम जानते हैं। अमिताभ बच्चन जितना पैसा कमाए हैं वो उतना अभिषेक बच्चन जी कमाए हैं? नहीं सर, नहीं। जितना अमिताभ बच्चन जी फेमस है और जितना पैसा संपत्ति बना लिया उतना अभिषेक बच्चन जी बनाए हैं? नहीं सर, नहीं बनाए। नहीं। छोड़िए, अमिताभ बच्चन को छोड़ दीजिए। मुकेश अंबानी को जानते हैं? यस सर। मुकेश अंबानी के पिताजी कौन थे? धीरू भाई अंबानी जी, है यस ना? सर।
धीरू भाई अंबानी जी की ही प्रॉपर्टी को बचा बचाया, जो प्रॉपर्टी था उसको बढ़ाते बढ़ाते मुकेश अंबानी इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया में एशिया में पहला नंबर पे आ जाता है, मतलब दुनिया का नहीं, एशिया में पहला नंबर पे आ जाता है, मतलब कि राज कर रहा है एशिया पे, है ना। अब वही देखिए, शायद इसका ये अंबानी के बेटा के कुछ नाम है, आकाश अंबानी, आकाश है ना, आकाश आकाश अंबानी। आपको लगता है कि आकाश अंबानी मुकेश अंबानी जितना संपत्ति दर्ज कर लेगा, जमा कर लेगा? नहीं सर, नहीं सर, करेगा। क्योंकि वो देख ही रहा है उतना में वो है हाँ, ही, बस उसको यूज करेगा। वो अब यूज करेगा। अब ये आगे ले जाएगा सर, वो हाँ, तो और 4G को लेकर के प्लांट करके और आगे ले गया उस वो बिजनेस को, वो मॉडल को बात और की आगे बात है, बढ़ाया। बाप जैसा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बाकी वो अगर काम करेगा हाँ, मतलब, देखिए लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ये भी है कि अगर वो कर भी लिया, हमको उससे मतलब नहीं है कर पाएगा नहीं, पर उसका पर्सनली से हमको मतलब नहीं, हमको इकोनॉमिक्स टर्म है उससे हमको मतलब है। इकोनॉमिक टर्म में हम क्या देखें कि धीरू भाई अंबानी जी ने यह जो संपत्ति बनाई, उस संपत्ति से मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, उसको इतना समृद्ध किया कि आज सबसे बड़ा आदमी बना हुआ। अब इनका जो बेटा आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी चाहे उसको नीचे गर्त में ले जाए या ऊपर चोटी पर ले जाए, वो उसकी मर्जी है। तो हमारा जो ये समृद्धि है, अगर हम सिर्फ धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच का रिलेशन देखें, तो धीरू भाई संपत्ति की मान लीजिए 100 रुपया है, मुकेश अंबानी आकर के उसको 150 कर दिया, तो उसकी आर्थिक समृद्धि कितना है, 50 है, 50 रुपया। यानी कि वो बढ़ गया। तो आर्थिक समृद्धि वही होता है जहाँ पर हमारा जीएनपी, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय ये सभी शामिल होता है और उत्पादन की वृद्धि होती है, वो हमारा आर्थिक समृद्धि कहलाता है। और देखिए क्या बोला, परिमाणात्मक परिवर्तन, परिमाण मतलब रिजल्ट भी आता है। हम खाली ये बोल दिए कि हम अभी 100 रुपया कमा रहे हैं, अगला महीना 500 रुपया कमाएंगे। अरे बकलोल, 500 रुपया कमाएगा जिससे मतलब नहीं है, तो 500 रुपया कमा के ला के दे, तब हम कहेंगे कि तू कमाया, यानी कि परिमाण में भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है। यानी कि परिवर्तन भी हमारा स्वरूप है आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ये। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर परिवर्तन लाना है परिमाण में, तो हमको काम करना पड़ेगा, यानी कि श्रम शक्ति बढ़ाना होगा, हमको उपभोग करना होगा, यानी कि पैसा वगैरह लगाना होगा, हमको पूंजी लगाना होगा, हमको व्यापार करना होगा, उस व्यापार को फैलाना होगा, बढ़ाना होगा, तभी तो हमारा समृद्धि होगा। धीरू भाई अंबानी जो बना करके गए, उतने में अगर मुकेश अंबानी लगा रहता तो कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने पेट्रोलियम में, तो इलेक्ट्रॉनिक में, सब जगह वो घुस गया, तो देखिए आज बड़ा से बड़ा हो गया। तो ये सब कुछ जो है हमारा आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? सबको याद रह जाएगा आर्थिक समृद्धि क्या होता है। छोड़िए, मुकेश अंबानी को भी गोली मारिए, अपने आप पे आ जाइए। हम चलते अपने अपने आप औकात पे। मान लीजिए आप अपने अपने को रिलेट कीजिएगा। मान लीजिए मेरे दादाजी का संपत्ति कुछ नहीं है, मेरे पिताजी भी आए, सिर्फ उनके अनुसार भी जो है संपत्ति लगभग लगभग कम ही है। अब उनके, मेरे पिताजी के आगे के जो भी कोई आएंगे, हम आए या जो भी आएगा, वो अब उस संपत्ति को कितना बढ़ाएगा, कितना करेगा, वो मायने रखेगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्या बात कर रहे थे कि हम अब कितना करेंगे ये मायने रखेगा, हमारा क्या होगा, आर्थिक समृद्धि क्या कहेगा। अब हम उसको कितना बढ़ाएंगे, कितना फैलाएंगे, ये हमारा होगा समृद्धि। यानी कि दादाजी की मान लीजिए कि कोई अगर संपत्ति है, उस संपत्ति को पिताजी ने अगर कुछ बढ़ाया होगा, उस पिताजी की संपत्ति को हम अगर उसको और दुगना कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे वंशज का, यानी कि दादाजी के बाद पिताजी की समृद्धि बढ़ गई, पिताजी की समृद्धि से फिर हमारा समृद्धि बढ़ गया। इसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि। ये समृद्धि कहाँ से आया, तो हमने ज़्यादा मेहनत किया, हमने ज़्यादा क्या किया, पूंजी लगाया, हमने व्यापार किया, उस व्यापार को लोगों तक फैलाया, तब हमारा क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हो गया। हम थोड़ा सा ऊंचा स्तर हमारा उठ गया, हम बढ़ गए, इसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अब भी अगर कोई भूल जाते हैं तो फिर आपकी गलती, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं ना भूलिएगा। नो सर। अब आगे देखिए, नोट में क्या कहता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय होता है। ये एकदम डायरेक्टली याद रखिएगा, पूछा जाता है आर्थिक समृद्धि। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा, काहे कि सबको कहा जाता है, किसी को भी परखने के लिए कहता है औकात से पता करो, मतलब पैसा, धन, संपत्ति, है ना। तो अगर कोई, अगर हम मेरे बारे में जो जानेगा, वो जानेगा कि इसके पास इतना पैसा है, तो क्या कहेगा, अरे मेरा पास इतना पैसा है,
मतलब हमारी समृद्धि को, हमारी क्षमता को, हमारी औकात को कैसे नापा गया? पैसा से नापा गया। अगर हम गरीब थे, गरीब हैं, तो कह गए हमारा पास कुछ ना है, हमारा कुछ ना है, ऐसा है वैसा है। मतलब हमारी प्रति व्यक्ति आय, हम कितना कमाए कितना खाए, उसी अनुसार हमारी समृद्धि भी नाप लिया। आप ही लोग, आपके आसपास में 10 गो लोग होगा, आप लोग खुद से चर्चा करते होंगे कि मेरा दोस्तवा के पास नहीं है, वो के पास फॉर्चूनर है, वो के पास कुछ बुलेट है, हमारा पास साइकिल है। कहेंगे हमारा पास साइकिल है, तो वो हमारा औकात पता कर देगा कि मेरा पास साइकिल है, मतलब कि एकर औकात इतने हैं, यानी कि एकर प्रति व्यक्ति आय जो है कम है। जिसके पास फॉर्चूनर है उसका बाप ऐसा होगा, वो आदमी ये काम कर रहा होगा, इससे इसके पास इतना पैसा है, यानी कि आर्थिक समृद्धि है, यानी कि समृद्ध परिवार से है। नहीं देखते, कहता है एकदम समृद्ध परिवार से है, तो हम दामाद खोजे हैं एकदम समृद्ध परिवार से है। दामाद खोजे मतलब दामाद कितना करके रखा होगा उस अनुसार, उसको कहते हैं समृद्धि, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अब आइए, दूसरा एगो टर्म है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या कहता है? कहता है कि आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है, ओकरों से बड़ा है। किस आधार पे भाई? तो आर्थिक विकास जो होता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। और आर्थिक विकास जब तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाए। समृद्धि दूसरा है, विकास उससे भी दूसरा है। विकास क्या कहता है? हमारे जीवन की गुणवत्ता सुधर जाए, और इसके लिए 4 गो स्तंभ माना गया। आर्थिक विकास की 4 जो है अनेक अलग अलग जो चर है, उसके अंतर्गत देखिए, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, पोषण, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति उपभोग, ये सभी अगर सुधर जाए ना, उसको कहते हैं आर्थिक विकास। मतलब ये है, हम सीधा सीधा विकास उसको कहेंगे, किसको कहेंगे? कि पैसा तो बहुत है, मगर है कंगाल जैसा दिख रहा है, एकदम फटा हाल में, कपड़ा फटा पुराना, जूता फटल पुराना, झोपड़ी है, झोपड़िए में आज तक रह रहा है, उसको हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। पैसवा कलेजवा कफन में बांध के कुछ न कुछ अपने ऊपर खर्चा करना, अपने साथ साथ सामाजिक, किसको? सामाजिक, मतलब अपन साथ साथ पड़ोसियों के ध्यान रखे पड़ेगा। अब पड़ोसिया के साथ साथ आप में वो गुण भी आना चाहिए, आपकी वो संस्कृति भी बची रहनी चाहिए, उसको कहते हैं विकास। विकास कौनो एगो भाषण से पैदा ना होता है, विकास के पैदा करेला ना शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, रोटी, मकान, सब कुछ में परिवर्तन करे पड़ता, उसको कहते हैं विकास। और समझ गए? तो आर्थिक विकास समझ गए कि उन्हें को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं ना? हाँ, जरा पास रोटी कपड़ा मकान है वो विकास नहीं है, उसका जो है बस खाली जीवन जीने का एक जो निम्नतम स्तर माना जाता है उसको माना जाता है। और दूसरी बात, आर्थिक विकास हम उसको कहेंगे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास देखिए अब एक साथ रिलेट करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास लाख रुपया, सीधा सीधा, ठीक है, 1 लाख में के गो जीरो? 5 गो कि 6 गो? 6 गो। 1 लाख में के जीरो? 5 6 गो ना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 10 लाख हो गया, 5 गो, ठीक है। 5 गो में तो लगे के गो लिए है ना, ठीक है। हाँ छोड़िए के गो रहे हाँ 1 लाख रुपया में छोड़िए ना, हम जीरो ना लगवे, हम लिख ले ही, हम हिंदी में लिख लें जायदा, हमारा मैथ के टीचर ने बनेला ठीक है। अब देखिए 1 लाख रुपया, ठीक। अब 1 लाख रुपया हमारे पास है, हम उसी फटे हाल तरीके में हैं जो पहले थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारा आर्थिक समृद्धि तो है मगर हमारा विकास नहीं है। छोड़िए उससे भी बताइए, हम खुद अपने में आप एग्जाम्पल है आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का। जब भी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कंफ्यूजन होगा, हमको याद कीजिएगा कि अमरजीत सर थे और रक्षाबंधन में अपनी बहन को 5 रुपया दिए थे, आज 2-4 हजार रुपया कमाते भी हैं फिर भी 5 रुपया देते हैं चलिए ठीक है, अब इस पे कोई चर्चा ना करेंगे, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पे, इतना में नहीं याद होगा तो फिर कहियो नहीं याद होगा।
हमर भाषा में ने जिनका याद होगा उनका कहियो नहीं याद होगा, किताबी भाषा से तो कहियो नहीं याद होगा। अब आइए, कहता है कि भारतीय मूल के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अर्थशास्त्री हैं कौन? अमर्त्य सेन, कल्याणकारी के लिए जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य है जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। इनके अनुसार जीवन पोषण चाहिए, आत्मसम्मान भी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वतंत्रता चाहिए। एक व्यक्ति है महबूबुल हक, पाकिस्तान के थे, ने आर्थिक विकास को गरीबी की विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप का हो, किसी भी तरह का गरीबी, वो क्या है? गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है आर्थिक विकास महबूबुल हक का। बाकी यहाँ पर आपका परिभाषा दिया हुआ है, हम इस तरह से समझा दिए हैं कि आपको परिभाषा की जरूरत नहीं है। नोट में देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। अब ये देश को लेकर के होता है, क्या है कि अर्थव्यवस्था ये सभी देश के अनुसार ही ज़्यादा सुटेबल निकलता है। बाकी तो हर एक राज्य, हर एक देश, हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक का निकाल सकते हैं आप, अपना भी अर्थव्यवस्था निकाल सकते हैं, मगर उससे मतलब नहीं है। देश के आधार पे क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास किसी देश का क्या होगा? वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की पूंजी निर्माण, बाजार के आकार, बाजार मार्केट आपका कितना है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे चाइना का देखिए, चाइना का मार्केट ऐसा है कि सागरों राज करता है, अपना भारत वाला सीमित है, तो हमसे ज़्यादा वो उसका विकास है चाइना का, सीधा सा एग्जाम्पल है अपने पास। हमसे ज़्यादा ही बेकार है वो पाकिस्तान, है ना, तो उसका भी वही हाल है, उसको कहते हैं आर्थिक विकास। अब यहाँ पर क्या दिया है कि आर्थिक विकास की माप है, जाने दीजिए, एक का वो खाली सिंगल लाइन याद रखिए। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यापन कौन देगा? तो विश्व बैंक देगा, डायरेक्टली याद रखिएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता से निर्देशांक प्रत्यागम में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मॉरिस डेवी मॉरिस, ठीक है, ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर ये दिया था, बस इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ ना याद रखिए। हम आपका टाइम बचा देते हैं इकोनॉमिक्स पढ़े में, आगे मेरा इतना बार पढ़े कि हमारा समझ में आ गया कि कहीं से क्वेश्चन ही ना देते रहना, इसलिए खाली इतना याद रखिएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम में डेविड मॉरिस डेविड ने देगा, ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर देगा, बाकी कुछ हो ना, ठीक है। एगो शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और ये सब जीवन प्रत्याशा पूछता उछता ना है। फिर आइए है आपका कुछ दिया है, नोट में भी कुछ दिया है। कहता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम 1 होता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1999 का, 99-98 में कोई एग्जाम होता है जिसमें 100 से न्यूनतम 1 होता है, ठीक है। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति को और 1 की ओर बढ़ना जो है खराब स्थिति का परिचायक है। तो अगर आप पूछ ले तो बता दीजिएगा, 100 और 1 के बीच में होता है। स्केल दिया था कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक होता है PQLI, ऐसे लिखा हुआ था, उसका स्केल कितना से कितना होता है, तो 1 से 100 ऐसे करके दिया था, न्यूनतम से अधिकतम की ओर। दूसरा कहता है क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पर है। कहता है कि इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, IMF ने, और आजकल विश्व बैंक भी इसी पर काम करता है, और इतना ही आपको याद रखना है। परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। पूछता है आपसे प्रश्न कि कुछ बोलता है आर्थिक विकास की निम्न में से माप है, या फिर सर्वाधिक सुगम कौन सा माप है, तो यही आपका हो जाएगा। और बाकी नोट में क्या दिया है, जो कि क्या है नोट में, खाली नोट में देता है, नोट देता है ये नहीं। कहता है विश्व विकास रिपोर्ट 2014-12 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए। बाकी और क्या है, निवल आर्थिक कल्याण, ये सबको छोड़ छाड़ के भाग जाइए, हम ना पढ़ाएंगे ये सब, फालतू है ये सब। आगे देखिए, कहता है सैमुएल्सन, सैमुएल्सन का नाम याद रख लीजिएगा, ये क्या है तो अर्थशास्त्री है। और कहता क्या है, तो सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप है। न्यू आपका पूरा फॉर्म भी पूछा जाएगा, पूछता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में न्यू का पूर्ण नाम क्या होता है या क्या दर्शाता है। तो न्यू मतलब न्यू शर्ट, नई का शर्ट ना, यहाँ पर न्यू के मतलब है
नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। अब वेलफेयर के मतलब समझ में करते हैं कल्याणकारी। कल्याणकारी का मतलब ये होता है कि जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है वो जीवन निर्वहन की सुधार में संबंध रखता है। मतलब आपका जीवन कैसे कट रहा है उसकी माप सैमुअलसन ने किस पर किया, तो न्यू पर किया। न्यू मतलब नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। और इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले कौन कर दिया, तो डॉली और कॉब ने 1989 में, डॉली या डैली जो भी है, 1989 में किया। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी नोट में और दे ले, नोट आपको याद रखना होगा। नोट क्या कहता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरदास तथा टेम्स टॉबी ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर म्यू MEW मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलसन ने संशोधित करके न्यू कर दिया। यानी कि पहले म्यू था, बाद में न्यू हो गया। MEW हो गया कोची, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि सैमुअलसन ने बना दिया नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। बात समझ में रहेगा, इतना याद रखिएगा। अब आइए 5वां नंबर पे। 5वां तो इससे आप सब लोग परिचित होंगे ही, हाल फिलहाल में इसका सब कुछ इंडेक्स आ ही गया होगा, तो एक करेंट का चीज़ है। बाकी हमें याद क्या रखना है, तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा किया गया था, जिसमें कौन सा व्यक्ति शामिल है, तो महबूबुल हक तथा उसके सहयोगी। सहयोगी के नाम बताइए तो कौन था, सहयोगी के नाम बताएंगे, अमर्त्य सेन जी। HDI देने में महबूबुल हक अमर्त्य सेन दोनों का हाथ है, ठीक ना। और क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें ये 3 गो नाम याद रखिएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये तीनों याद रखिए। कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास का उच्चतम मान 1.0 तक होता है। और क्या कहता है कि 2012 से मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया जाता है, ये भी याद रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है UNDP के बारे में। नई का किताब में बहुत कुछ अपडेट किया, पुरनका में नहीं, पुरनका में UNDP के बारे में नहीं दिया था। देखिए क्या कहता है, कहता है UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। और UNDP का स्थापना बताइए तो कब हुआ था, UNDP का कहाँ है, सॉरी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। हाँ, कहता है कि UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP जो है गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में काम करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमता, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना, लचीलापन बनाने में मदद करता है। तो ये था आपका UNDP। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो जल्दी से हाँ या ना कीजिएगा। उसके बाद आगे और सरप्राइज देते हैं, बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जो इकोनॉमिक्स पढ़ेला बोले थे उनको समझ में आया साहब कि ना आया समझ में, बोलिए ना जी, समझ में आया। चलिए अब अच्छा करवा रहे हैं तो और सुनिए। अब इसमें दिया है मानव विकास रिपोर्ट 2020, इसको छोड़ दीजिए। जितना भी इधर रिपोर्ट दे ले सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं का सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कल के क्लास में हम लोग सीधे करेंगे राष्ट्रीय आय, 3रा नंबर चैप्टर। इधर जितना भी रिपोर्ट दिले है वो सब आप लोग करेंट पढ़िएगा, करेंट में मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए इधर से हो गया छुट्टी, चैप्टर नंबर 2 हो गया ख़त्म। कल पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय यानी कि चैप्टर नंबर 3। और राष्ट्रीय आय आपका इस इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया चैप्टर माना जाता है। यानी कि कल इसमें हम थोड़ा सा टाइम दे करके कुछ कुछ पॉइंट जो काम का है वो हम बता ही देंगे, बुझ गए। राष्ट्रीय आय भी ख़त्म हो जाएगा तो आर्थिक आयोजन आएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। बाकी ऑब्जेक्टिव वाला बने रहेंगे और जिनको भी बने रहना है सारे लोग बने रहिएगा।
ठीक है। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप लोग को भी समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अब अगले क्लास में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।